नमस्कार दोस्तों, ट्रेड बाइट्स चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। आशा करता हूँ आप सारे बेहतर होंगे, अपने लाइफ में कुछ कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो के बारे में। क्या मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, या मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है, या मार्केट यहीं सस्टेन हो सकता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है वेबसाइट, उसका नाम है investing.com। यहाँ पर हम देखेंगे कि निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है इस वीक, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ से अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप स्टॉक की कर सकते हैं, चाहे इंडाइसिस की कर सकते हैं। जो यहाँ पर मैंने वॉच लिस्ट बनाई है वो इंडाइसिस की बना रखी है। तो हम यहाँ पर परफॉर्मेंस पे जाएंगे हम कि किस तरह से परफॉर्मेंस दी है इस वीक में निफ्टी 50 ने, या जो भी निफ्टी 50 के इंडाइसेस है उनने किस तरह से परफॉर्म किया है इस वीक। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर था वो कौन सा था। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो पीएसयू बैंक था वो कितने अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि आप उसका एक बार जाके इंडाइसेस का चार्ट देखेंगे पीएसयू बैंक का तो वो बहुत वीक था। अब वहां से स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है, और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं कि जो भाग रहे हैं बैंक वो ओनली गवर्नमेंट बैंक ही भाग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यूको बैंक को, सेंट्रल बैंक को, आईओबी को, इंडियन ओवरसीज बैंक को देख सकते हैं, इनमें कितनी अच्छी तेजी आई है कुछ दिनों में ही। फिर हमारे पास दूसरा सेक्टर आता है मेटल का। आप मेटल में देख सकते हैं सेल में कितनी अच्छी तेजी आई है। हिंदुस्तान कॉपर में देखिए कल के दिन कितनी अच्छी तेजी थी। मोइल को देखिए आप। फिर हमारे पास सेक्टर आता है पीएससी। पीएससी का मतलब है इसमें कई सारी सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पीएससी में कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये डिफेंस की कंपनी है, कितना अच्छा है परफॉर्म किया है इसने। इसका परफॉर्म करने का कारण है सरकारी जो कंपनियां हैं उनका जो परफॉर्म करने का कारण है वो है बजट में उनकी होप कि बजट में उनको कुछ एलोकेट किया जा सकता है अच्छा खासा फंड। इसलिए जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, चाहे आप एनटीपीसी को देख सकते हैं, चाहे आप कोल इंडिया को देख सकते हैं, चाहे आप गेल को देख सकते हैं, चाहे आप जीएसपीएल को देख सकते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस को देख सकते हैं। ये प्राइवेट कंपनी है पर इसको गैस में सरकार कुछ राहत दे सकती है कंपनियों को, इसलिए भाग रहे हैं। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देख सकते हैं। तो आप रेलवे को स्टॉक को देख सकते हैं कि रेलवे के स्टॉक्स भी कितने अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो पीएससी जो पीएससी इंडेक्स है इसमें कई सारी सरकारी कंपनी आती है। तो आप भारत इलेक्ट्रॉनिक को देखिए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखिए। आप कॉमोडिटी की बात करें, हम दूसरी तरफ कॉमोडिटी की बात करें तो ये इंडेक्स भी बहुत अच्छा खासा भग रहा था इस वीक। इसमें आप कंपनियों पर नजर रख सकते हैं, कोल इंडिया पे, गेल पे, हिंदुस्तान कॉपर पे। और एनर्जी सेक्टर में आएंगे तो आप रिलायंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। जीएसपीएल को देख सकते हैं, ये पेट्रोकेमिकल वाली कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। और आईजीएल को भी देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को भी देख सकते हैं आप। तो ये कुछ सेक्टर थे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े, जैसे कि एनबीसीसी है जिसमें कितनी अच्छी तेजी आई है कल के दिन ही। तो आप ना पीएसयू, मेटल्स, पीएससी, कमोडिटीज, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे है इनके कंपनीज को देख सकते हैं, क्योंकि बजट तक इनमें एक अच्छी तेजी आने की संकेत मिलते हैं हमको, क्योंकि ये होप के कारण ऊपर जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आपको लगता होगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुछ नहीं होता है, पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत कुछ दर्शाता है कि मार्केट का हेल्थ कैसी है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास 17 तारीख को 1472 स्टॉक एनएससी में थे जो एडवांस कर रहे थे, जो अच्छी तेजी में थे, और 1338 स्टॉक थे जो डिक्लाइन कर रहे थे। इसका मतलब जो अपने कल की प्राइस से नीचे थे। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो 1.1 का आया है। इसका मतलब पॉजिटिव था मार्केट। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। आप ये देखिए, ये ना एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्प्रिंग है हमारे पास। इस स्प्रिंग से आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक स्प्रिंग की नॉर्मल रेंज ये है, तो नॉर्मल रेंज निफ्टी की ये रहती है कि निफ्टी लगभग जो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल रेंज रहती है 1400 से 1500 स्टॉक की जिसमें एक स्प्रिंग रहती है। मान के चलो ये 1400 से 1500 है, जो स्प्रिंग है 1400 से 1500 स्टॉक रोज एडवांस करते हैं, तो ये एक नॉर्मल रेंज होती है। पर जब इसको आप ज्यादा ही खींच देते हो रेंज को, तो वो एक्सपेंड हो जाती है। तो अब एक्सपेंड दे सकते हो, ये 2000 के करीब हुई एक्सपेंड, और उसको आप ज्यादा ही दबा दोगे तो वो दोबारा
दोबारा एक्सपेंड करेगी अपने नॉर्मल वाले साइज पे आने पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका कि 551 स्टॉक यहाँ पर एडवांस कर रहे थे और 2261 स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे। इसका मतलब है कि पॉजिटिव स्टॉक की संख्या बहुत ही कम थी और डिक्लाइन की बहुत ही ज्यादा थी। तो यहाँ पर हमको एक सेल ऑफ जैसा सिनेरियो बनता हुआ दिखा। इसका मतलब है जो स्प्रिंग है उसको ज्यादा ही दबा दिया गया। इसका मतलब स्प्रिंग ज्यादा ही दबा दिया गया। अब वो दोबारा एक्सपेंड करेगा उसी लेवल पे जिस लेवल पे वो नॉर्मल रहता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये स्प्रिंग नीचे आई 551 पे आई, उसके अगले दिन हमको एक एडवांसिंग स्टॉक में ज्यादा वृद्धि होती हुई दिखी हमको। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1130 हुआ, उसके बाद 1443 हुआ, फिर 1274 हुआ, फिर हमको दिखा 1436। इसका मतलब रेंज दोबारा एक्सपेंड हुई उस नॉर्मल वाले पे और ये रेंज आपको दिखती रहेगी कि 2000 तक 2000 के बाद स्प्रिंग ज्यादा ही एक्सपेंस कर गई। इसका मतलब ज्यादा ही ऊपर बढ़ गई। जैसे ही वो, अब आपको पता है कि स्प्रिंग दोबारा नॉर्मल रेंज में आएगी, तो जैसे ही 2000 पे गई वैसे ही नॉर्मल रेंज पे आने के लिए वो धीरे धीरे करके नीचे आई और जो इसका नॉर्मल रेंज था वो 936 का था, फिर वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हुई। इसका मतलब उसको दोबारा दबा दिया गया, जो स्प्रिंग है उसको दोबारा दबा दिया गया, तो जिससे वो दोबारा एक्सपेंड करेगी नॉर्मल पे। और वही एक्सपेंड हमको दिखता हुआ इस पे दिखा। जैसे 336 स्टॉक डिक्लाइन करे, इसका मतलब 336 स्टॉक एडवांस कर रहे थे और 2525 स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे, तो यहाँ पर ज्यादा ही स्प्रिंग को दबा दिया गया। अब स्प्रिंग को दोबारा अपने रेंज में आना पड़ेगा और जैसे ही ये 336 से आती है वैसे ही वो एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड देखिए अब कितना ऊपर करती है और फिर ये दोबारा नीचे आएगी अपने नॉर्मल रेंज में। आपको पता है ये नॉर्मल रेंज में आई 1500 के करीब में, 1535 में, फिर ये दोबारा एक्सपेंड करी उसने भी और फिर आज दोबारा देखने को मिलेगा हमको 1472 स्टॉक जो एडवांस कर रहे थे। तो आपको यहाँ से एक सिनेरियो मिलेगा जब जब स्टॉक बहुत ही कम संख्या में आएंगे, इसका मतलब बहुत ही कम संख्या में एडवांस कर रहे होंगे, उसके बाद इसका मतलब आप एक रेंज मान के चलिए कि 500 से नीचे अगर स्टॉक एडवांस करते हैं और 2000 से ज्यादा स्टॉक डिक्लाइन करते हैं, तो वहां पर आपको एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए उसके बाद 3-4 दिन के लिए। क्योंकि ये चीजें ना मैंने ऑब्जर्व करने के बाद ही मुझे पता लगी है। तो ये पता लगाने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, पर मैंने आपको 1 मिनट में समझा दिया इस चीज को। आप ये सोचिए ना, तो आप ना इस चीज को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि किस तरह से परफॉर्म हो रहा है मार्केट में। और मैंने ये 16 दिसंबर से बनाना शुरू करा और आज 17 दिसंबर हो गया। इसका मतलब 1 महीने से मैं इस लिस्ट को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास सेल ऑफ डे 4 आए हैं, 4-5 वीक वाले डे आए हैं, मिक्स डे आए हैं 3 और पॉजिटिव 6 आए हैं, स्ट्रॉन्ग 0 आया है और वेरी स्ट्रॉन्ग 6 आए हैं। तो मार्केट आपको इसी तरह से परफॉर्म करते हुए दिखेगा। अभी के लिए जरूरी नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा होगा तो सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, अगर निफ्टी गिर रहा होगा तो सारे स्टॉक नीचे गिरेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए कल के दिन निफ्टी गिर रहा था फिर भी हमारे पास 1472 स्टॉक पॉजिटिविटी में आए। तो इसका मतलब है कि निफ्टी और स्टॉक्स का को रिलेशन नहीं है। वैसे जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी मार्केट में तो सारे स्टॉक एक साथ गिरेंगे, उस टाइम पर भी आपको कुछ स्टॉक बढ़ते हुए दिख जाएंगे। अब हम चलते हैं चार्ट पे कि चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने टॉप मारा था यहाँ पर 26,200 पे मारा था टॉप और उसके बाद 2428 पे इसने रिटेस्ट किया। एक जो सपोर्ट लिया था वो लिया था 23,400 के लेवल के आसपास और वहां से हमको एक अच्छा मूवमेंट दिखा स्टॉक में नहीं सॉरी इंडाइसिस में हमको एक अच्छा मूवमेंट दिखा निफ्टी 50 में। और उसके बाद जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन करता हुआ दिखा और उसके बाद हमको निफ्टी ने एक धोखा दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर लोगों ने पोजीशन बनाई होगी अपनी बाई के साइड, वैसे उन सबका स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया और निफ्टी कितनी तेजी से गिरा। अब निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट से मतलब क्या है? कंसोलिडेट का मतलब ये है क्या निफ्टी यहाँ से गिरेगा या पॉजिटिव रहेगा। देखो, होने के लिए हो सकता है कि मार्केट एक बार ऊपर के साइड रिटेस्ट कर जाए, पर वो हमको बुलिशनेस शो नहीं करता है। उसके बाद ज्यादा चांसेस है कि निफ्टी दोबारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये सेलो राइज का मार्केट है। इसका मतलब जब जब एक रिटेस्ट मिले तब तब सेलिंग करो निफ्टी में, ऐसा मार्केट है अभी के टाइम पे। अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 22,800 का लेवल आएगा। इस लेवल पे आप ध्यान दे सकते हो मार्केट में किस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से और नीचे जाने की ज्यादा आशंका है, चाहे वो सीधा करके चला जाए चाहे वो रिटेस्ट करके चला जाए, पर सिनेरियो यही है कि मार्केट में बियरनेस है और हो सकता है कि 2-3 दिन मार्केट पॉजिटिव रहे उसके बाद एकदम से सेलिंग आए। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जो बैंक निफ्टी है उसमें तो आपको सीधा ही सेल ऑफ दिख रहा है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है आप इसको देखो, ये एक
हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ हमको दिखा इस लेवल पे। यहाँ देख सकते हैं हमको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ दिखा। इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा आ रही है सेलिंग के हिसाब से। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 8-9% की सेलिंग हमको और देखने को मिल रही है। 8-9 नहीं तो आप इतनी सेलिंग तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, 7% तक, 6 से 7% यहाँ से सेलिंग और आ सकती है। इसका मतलब 5% आ सकती है। तो आप यहाँ पर ध्यान ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर इसने रिटेस्ट ही किया है। ये तो हमको रिटेस्ट करता हुआ दिखा। ये हमारा जो लेवल आएगा वो आएगा हमारे पास 46,000 का। अगर 46,500 तक मार्केट आ जाता तो वहां से हमको एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करनी चाहिए, पर उससे पहले हमको कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मार्केट से। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी में भी कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है हमको पॉजिटिविटी का। प्राइवेट बैंक सारे जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उन सबके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। सरकारी बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं क्योंकि वहां पर जो डिपॉजिट है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। पर आप देखोगे दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर बैंकों के वहां पर डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने। बहुत बंदे एसआईपी करते हैं और लोग अब डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट भी करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जिससे जो बैंक है उनके पास डिपॉजिट नहीं आएंगे तो लोन नहीं दे पाएंगे। लोन नहीं दे पाएंगे तो उनको बैंकों से लोन लेना पड़ेगा, आरबीआई से, जो महंगे इंटरेस्ट पे मिल रहा है अभी के टाइम पे। तो लोगों को भी महंगा मिलेगा तो इसके कारण लोग अब लोन लेना अवॉइड करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर को लेके ना आपको वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए बैंकिंग स्टॉक से, और आप निफ्टी से भी वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने दो स्टॉक्स के बारे में। जो सबसे पहला स्टॉक है हमारे रडार पे जिसे हम शॉर्ट सेलिंग के लिए ले सकते हैं, उसका नाम है एबीबी इंडिया लिमिटेड। आप ये देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, एक मिनट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के पास। इस स्टॉक के पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और स्टॉक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। आप यहाँ देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है हमको, ये देखिए। लोअर लो लग रहे हैं, लोअर हाई नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आप एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, आपको दिख रहा है साफ साफ। और ये जो स्टॉक है ये हमको ऊपर की साइड रिटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक ने एक पुल बैक लिया, उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया और उसके बाद ये यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ पर आ रहा है तो इसके शॉर्ट करने का कारण क्या है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि क्या है इसका शॉर्ट करने का कारण। पहली बात है कि यहाँ पर एक सपोर्ट था और इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी करी एक बार कैंडल को बाइंग की साइड दिखा के, और उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर्स थे वो स्ट्रांग थे। यहाँ पर हमको पता लगा कि सेलर्स स्ट्रांग हैं, सेलर्स स्ट्रांग हैं। और यहाँ पर जो 21 की मूविंग एवरेज है, 21 की मूविंग एवरेज है जो हमें बताता है कि जो ट्रेंड फॉलोइंग है वो डाउन साइड ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के पास ही 21 मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर एक सेलिंग आ सकती है क्योंकि यहाँ पर एक रीटेस्ट हो रहा है और दूसरा यहाँ पर 21 मूविंग एवरेज है। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर एक ऐसे करके कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, ये डोजी कैंडल बनती है, ये ऐसे करके डोजी बनती है, तो ही आप इस स्टॉक में सेलिंग के बारे में सोचना। उसके अलावा सेलिंग के बारे में आप मत सोचना, ठीक है। अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, डोजी बनती है, या आपको ऐसी वाली डोजी दिखती है, तो ही आप सेलिंग के बारे में सोचना, उससे पहले सेलिंग के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। यहाँ पर सीधा एंट्री मारने की जरूरत नहीं है, क्या पता स्टॉक ऊपर चला जाए। तो जब तक आपको डोजी कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल या डोजी ऐसी टाइप की कैंडल नहीं दिखती है, उससे पहले सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हम दूसरे स्टॉक के बारे में चलते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारे पास टीवीएस, टीवीएस मोटर। आप टीवीएस मोटर के बारे में आप देख सकते हैं कि टीवीएस मोटर में क्या है, क्या सिनेरियो है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। तो पहले हम सबको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो टीवीएस मोटर है वो आपको यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर टीवीएस के पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर टीवीएस यहाँ पर, इसमें भी सिनेरियो वही है कि पहले यहाँ पर एक अप लगा, इसका टॉप था इसका, इसके बाद इसने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया। यहाँ से हमको पता लग गया कि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है और ये डाउन ट्रेंड यहाँ से हमको दिखता हुआ साफ साफ दिख रहा है। जो डाउन ट्रेंड है इसने यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ एक सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सेलर्स दोबारा है, फिर यहाँ दोबारा बायर्स आए और फिर सेलर्स आए और सेलर्स ने इस बार इसको तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं इस लेवल। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो, अगर स्टॉक
यहाँ से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, या मूविंग एवरेज बनाता है, मूविंग एवरेज नहीं, या शूटिंग स्टार बनाता है, ऐसे टाइप की कैंडल बनाता है, ये डोजी बनाता है, ये इस तरह की डोजी बनाता है, तो ही आप इसमें एक सेलिंग के बारे में सोच सकते। दोनों में जो मेथड है सेम है, दोनों का लॉजिक सेम है। आप देखना कि आपको सेलिंग करनी है कि नहीं करनी है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ जो आपको सजेस्ट कर सकता है। मैं आपको बस अपनी टेक्निक बता रहा हूँ मैं कि मैं किस तरह से करता हूँ। आपको करना है तो जो मैंने बातें बताई है आपको, उसको फोकस करना और उस पर ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।